उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट ये 6 to 8 लेवल 2019 जुलाई का पेपर सॉल्व कराऊंगा। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है मैथ्स का। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, मीटर क्यूब में होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर। तो देखिए, वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। इसमें L और B दिया है, H हमको निकालना है और ये TSA दिया है। देखिए, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये, और अब इसमें हम रखकर TSA की सहायता से H की गणना करेंगे, H को इसमें रख देंगे तो आपका इसमें हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखिए 2L, L का वैल्यू है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, 8 और चौड़ाई है 6, तो 8 इंटू 6 और यहाँ 6 इंटू H प्लस 8 इंटू H। इस प्रकार ये हो गया आपका 48 और 6H, और देखिए ये लाइक टर्म है तो जुड़ जाएंगे 14H। और यह आपका दिया है क्वेश्चन में कितना, 194। तो 194 और जब फिर 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे 194 को तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 7 14। फिर 14H और न्यूमरल्स को उधर भेजिए, 97 माइनस 48, और यह 17 में से 8 गया 9, 8 में से 4 गया 4, और यह 17 में से 8 गया 9, 8 9 17, और 9, ये 8 में से 4 गया 4, 14H। तो H इज इक्वल टू 14 9/14 और LBH, यानी इसमें आपका इंटीजर में सब दिया हुआ है, डेसिमल में आ नहीं रहा है। तो ये देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, 2LB प्लस BH प्लस HL और 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू H, और तो ये 14, और फिर हम ये 2 9 18, 1 2 7 14, ये तो ठीक है, 2 से कट गया, और 48 और 6 8 14, और ये 17 में से 8 गया 9, और फिर और ये 14H इक्वल टू 49, ये तो यही आ रहा है 97 14, और यह 14 तिया 42 3.5, ठीक है, 3.5 उसमें बदल जाएगा। तो L इंटू बी, L का वैल्यू कितना है, B और H, क्योंकि 3.5 है तो वो इंटीजर में आ भी सकता है। तो L की वैल्यू हो गया 8 और B की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 3.5। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। देखिए 8 6 48 और 48 ये 3.5, तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 24 गुणे, और 2 से डिवाइड, ये नीचे जब 2 से आएगा, देखिए इस तरीके से ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई तो 7 हो गया, और 2 से डिवाइड, और ये 24, और 24 7 चौक 28,
और 7 दूना 14 और 14 और ये 2 16 168 सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन ही बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये देखिए 3.5 में ये हमको ये हो रहा है डेसिमल में आ गया, लेकिन 3.5 3.5 आ गया और आराम से ये 168 मीटर क्यूब इसको हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यह समलंब का क्षेत्रफल ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वह चतुर्भुज होता है जिसमें एग्जैक्टली एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है। तो ये याद रखिएगा, एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर, तो ये ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल हाफ एल, मतलब दोनों दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी का योग, और गुणे बीच की दूरी या लंब उसके बीच का, इसमें हाइट जो ये है देखिए ये, तो ये अगर L है, ये मान लीजिए समांतर भुजा X है, ये Y है, तो ये हो जाएगा हाफ X प्लस वाई इंटू एच। ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। और समलंब की परिभाषा होती है कि वह चतुर्भुज जिसमें एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है। तो सभी, इसमें यह भी कहा जाता है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। इस तरीके से भी स्टेटमेंट आ सकता है। अब आइए इस प्रश्न में देखिए, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल आप लिख लीजिए 105 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और शीर्ष लंब यानी h दे दिया हाफ, और इंटू कितना दे दिया है, यह शीर्ष लंब 7। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर लंबी है, एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो y मान लीजिए इससे आपका 6 सेंटीमीटर लंबी, ये 6 सेंटीमीटर लंबी, देखिए यह x हो गया और ये y। x को अगर पहली भुजा x है तो दूसरी भुजा x प्लस 6, माने अगर यह x है, अगर ये छोटी भुजा आपका x है, मान लीजिए x, तो दिया है x प्लस 6, ये पैरेलल भुजाओं में x, दूसरा x प्लस 6, और यह जो है दिया है आपका 7, ये दिया है। एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो अब इसको भी इसी तरीके से 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 210 हो गया, और ये x और x मिलके लाइक टर्म है, तो 2x प्लस 6 और इंटू 7, देखिए यह 7। अब यहाँ 7 को यहाँ भेज दीजिए कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7 अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में आएगा, और 2x प्लस 6, अब ये हो गया 30, और 2x और 30 में से 6 घट जाएगा 24, तो x बराबर आ गया 12। तो 12x, अगर पहले ये भुजा छोटी वाली भुजा 12, तो दूसरी भुजा 12 धन 6 बराबर 18। अब क्या पूछा है देखिए, तो लंबी भुजा, लंबी भुजा मतलब 18 का ये वैल्यू पूछा, 18 होगा। देखिए दोनों दिया है, ये ध्यान रखिएगा गलत होने की संभावना ऑप्शन में, क्योंकि आपका जो आंसर 12 आ गया तो तुरंत आप लोग सी लगा देंगे, ऐसा नहीं। इसमें लंबी भुजा का मान पूछा है, दोनों ये विकल्प में दिया है, इसलिए आपको संभल कर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन उत्तर देना होगा, क्योंकि 18 और 12 दोनों दिया है, 12 यहाँ आंसर आया है इसलिए, लेकिन आंसर पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा। तो इस तरीके से अब अगले, अब ये, अब देखिए यह दिया है कि यदि 14 12 34 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए,
प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। देखिए ये समानुपात का क्वेश्चन है और ये नियम देखिए इसमें 14, 12 और 34, 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। चार संख्याएं दिया है, प्रत्येक में x जोड़ दीजिए आप। 14 प्लस x, 12 प्लस x और 34 प्लस x और 30 प्लस x। अगर समानुपात में हो जाती हैं इसका मतलब आपका ये होगा आदि और अंत राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तब इसका वैल्यू हम यानी x की वैल्यू से निकालना है और इसका जब समानुपात में होंगे तो याद रखिएगा, देखिए दो रेशियो जब बराबर होते हैं तो उन्हीं को समानुपात कहा जाता है। जैसे a बाई बी, अगर ये अनुपात है और ये दो अनुपात जब बराबर होता है तो यह आपका ये संबंध होता है a इंटू डी बराबर b इंटू सी। इसका मतलब अगर a बाई बी को a रेशियो b लिखा जाए और प्रोपोर्शन c रेशियो d, तो ये हो जाएगा आपका b इंटू सी बराबर a इंटू डी। और इसको कहा जाता है कि आदि और अंत मतलब प्रारंभ और अंत का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो आइए, क्योंकि यहां बीजगणित से दिया गया है तो 14 प्लस एक्स इंटू 30 प्लस एक्स, देखिए यह प्रारंभ में है और ये अंत में है और इसके बराबर 12 प्लस एक्स और इंटू 34 प्लस एक्स। अब इसका पहले गुणा कर दीजिए। गुणा करने का तरीका ये है, देखिए गुणा का आपको डायरेक्ट, जैसे x में x का गुणा तो आप लिख देंगे x स्क्वायर और 14 और 30 जोड़ दीजिए 44x और इसके आगे x लिखना है और फिर इसका गुणनफल 14 और 30 का गुणनफल 14 3 42 420। कैसे हुआ गुणा, देखिए x प्लस a और x प्लस बी के गुणा करने में बहुत आसान है। x का स्क्वायर लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के और उसके आगे a x लिख देंगे और फिर इन दोनों का गुणनफल लिख देंगे। यह एक आइडेंटिटी है जिसका प्रयोग करके आप गुणा कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और 12 34 जोड़ दीजिए, 34 12 हो गया, 4 2 6 46, 46 एक्स हो जाएगा और फिर 12 में 34 का गुणा 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 36 4 40। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर से, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, आपका काम आसान हो गया, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनता। और 44x और 46x को, ये 44x उधर भी भेजेंगे, 46x में से 44x निकल जाएगा 2x हो जाएगा और 420 में से 408 निकल गया तो ये 12 8 20 यानी 12 बचा। तो x बराबर आपका हो गया 6 और वैल्यू पूछा है आपका इसका, देखिए 6 इसमें अभी आपका उत्तर नहीं आया, ये पूछा है। देखिए और आगे इसको और कुछ यह जानना चाहते हैं तो ये देखिए, तो 12 इंटू 6, 12 छाक 72 और 9 81, अंडर रूट 81 और 81 का वर्गमूल, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9। आंसर क्या आ जाएगा? तो यह आसान है, प्रोपोर्शन का कंसेप्ट इसमें है। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट ये है, समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं। और इसमें डायरेक्ट आप याद रखिए कि अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो आदि और अंत संख्याओं का गुणनफल मध्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी से और थोड़ा बीजगणित की जानकारी होनी चाहिए, आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है, देखिए हाँ, ये निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए अब ये जो प्रश्न आया है इसमें कैलकुलेशन नहीं है और यह क्वेश्चन है सिमेट्री का, जो आपके क्लास 6 में 7th में 5th में 4th में कई को दिया गया है। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। करण निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? देखिए सत्य पूछा है, ये भी आप ध्यान दीजिए कि सत्य पूछता है असत्य पूछता है नहीं, ये शब्द एकदम ध्यान
रखना है, कहीं भी कोई गलत ना होने पाए पढ़ने में भी, जिससे कि आप जानते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उसके बाद देखिए 10 भुजा वाले एक समबाहुज रेगुलर पॉलीगन की बात की जा रही है, जिसमें कह रहा है कि 10 भुजा वाले समबाहुज में 10 सममित रेखाएं होती हैं। तो देखिए यही सत्य है कि अगर यह चीज जो मैं बता दूं आपको कि रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होंगे उतने ही सममित रेखाएं होंगी। ये आप एकदम याद रखिएगा। हेक्सागन है रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर की बात की जा रही है। देखिए ये रेगुलर की केस में बताते हैं यह। और सिमेट्री क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए सिमेट्री क्या होता है, सममितता क्या होता है। सममितता वह लाइन में, लाइन ऑफ सिमेट्री वह लाइन होती है जो पूरे आकृति को दो सर्वांगसम आकृतियों में डिवाइड करता है। ध्यान देखिए सर्वांगसम मैं बोला हूं, सर्वांगसम मतलब सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज को हम कहते हैं सर्वांगसम। ये याद रखेंगे, ये आपका सर्वांगसम, सेम शेप होना चाहिए इसको और सेम साइज भी होना चाहिए। अगर हम सेम साइज को हटा लेंगे तो उसको कहते हैं सिमिलर, उसको कहते हैं सिमिलर। ये ध्यान रखिएगा, सिमिलर का मतलब सिमिलर का मतलब आपका कौन होता है हिंदी में, देख लीजिएगा। ये सर्वांगसम मतलब कांग्रुएंट, कांग्रुएंट होता है, कांग्रुएंट यानी सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो आपका ये ध्यान रखिएगा, सर्वांगसम में आपका कांग्रुएंट और ये सिमिलर। तो अब ध्यान दीजिए, हाँ मनोज जी, एरिया में आर का मान नहीं रखा गया है। अच्छा ठीक ठीक, उसको देख कर लगा लीजिएगा। 2πr/h, अब जो भी डाटा हो उसको देखकर ठीक कह रहे हैं। 2πh हो सकता है उसमें रखा गया हो इसलिए नहीं आ रहा हो, तो आर का मान रखकर उसको कर लीजिएगा। ठीक मनोज जी, ये हो सकता है, उसमें ध्यान दीजिएगा। आर का वैल्यू अगर नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 3.14 और आर का वैल्यू है 3, तो वह 10, हाँ ठीक है, तो वो 10 वो आ जाएगा आपका 10, और फिर πr² में आपका वो है 3.14। इसके पहले वाले प्रश्न में 3 × 3 और 10, तो ये आपका ये क्वेश्चन आर हो सकता है। ठीक है, आर का मान उसमें सही बता रहे हैं, आर का वैल्यू नहीं रखा गया था, इसीलिए वो आपका 15 और 3×5 = 15, तो ये 5 आ जाएगा। और इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, केवल वैल्यू रखने में गलती हो गई थी। ठीक करें, ये देख लीजिए, सेम शेप एंड सेम साइज में सर्वांगसम और सर्वांगसम। अगर देखिए अब इसका जैसे आपको ड्रा करना है तो देखिए, अगर हम एक लाइन सिमेट्री खींच रहे हैं तो देखिए अब यह दोनों फिगर एक दूसरे के सेम सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज का होना चाहिए। देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से अगर दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री यदि करना चाहें तो दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री आप कर सकते हैं। तो दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रा करना चाहें तो देखिए ये हो गया। देखिए रेगुलर एक हेक्सागन का मैं आपको बता रहा हूं, तो यह भी आपका इस तरीके से। अगर तीसरा आप करना चाहें, तीसरा करना चाहें तो देखिए, अगर तीसरा आप करना चाहें तो ये आपका इस तरीके से, मान लीजिए इसके बीच से अगर निकालना चाहें तो ये भी एक, क्योंकि ये आपका हो सकता है इसके बीच से। इस तरीके से आप इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब इसी तरीके से चौथा, इसमें पांचवा करना चाहें तो इस तरीके से देखिए ये हो गया। तो 1 2 3 4, अच्छा 4 हुआ। अब इसी के बाद फिर पांचवा, तो पांचवा अगर आप करना चाहें तो पांचवा अगर करना चाहें तो आप देखिए ये हो गया।
यह जो है आपका 5वां हो जाएगा। इस तरीके से आप करके आप आराम से इजीली आप इसको 6 आप सिमेट्री इसमें दिखा सकते हैं और 6 आप सिमेट्री इसमें आपका अब गिनिए। अब देखिए गिनेंगे तो आप इजीली इसको देख रहे हैं कि रेगुलर हेक्सागन लेने पर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं। तो आप गिनिए, देखिए 1 हो गया, यह 2 और यह 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ तक फिर वही रिवीजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 5 और 6। तो जब हम रेगुलर हेक्सागन का एग्जांपल लिए तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आया? 6। इसी तरीके से अगर हम ये रेगुलर पॉलीगन में 10 साइड का लेंगे तो आपका 10 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। इसमें आपका ये एकदम बिल्कुल सत्य है और अन्य पर मैं इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब दूसरा कह रहा है एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। बिल्कुल गलत। वृत्त की वृत्त की कौन सी सिमेट्री लाइन होती है, इसको आप आंसर दे सकते हैं। वृत्त में, सर्किल में, यदि सर्किल में आप सिमेट्री आपको देखना है सर्किल में, तो कौन सी लाइन, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन रेखा होती है वृत्त में, आप उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि यह तो गलत लिखा है, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत है, यह असत्य है। तो आप ये जान लीजिए, वृत्त में मैं बता दे रहा हूं जितने डायमीटर होते हैं वो सब जो है वृत्त को, जैसे मान लीजिए आप देखिए एक डायमीटर में ड्रा कर रहा हूं, यह 2 सर्वांगसम पार्ट 2 सेमी सर्किल में डिवाइड करता है। इसी तरीके से दूसरा अगर डायमीटर है, डायमीटर वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर 2 पार्ट में, और इस तरीके से करके आप देख सकते हैं जितने डायमीटर होते हैं, याद रखेंगे जितने डायमीटर होते हैं उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है वृत्त में। तो वृत्त में कोई नहीं बल्कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, समझ रहे हैं, क्योंकि एक बिंदु से कितने रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत। तो अनंत लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी वृत्त में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, ये कहां से क्यों गलत है? 2 नहीं, एक कोण की केवल उसका जो बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। याद रख, कोई भी एक किसी क्लास 6 का या क्लास 7 का जो सिमेट्री वाला चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो बाइसेक्टर होता है वह कोण का लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो 2 नहीं बल्कि एक जो बाइसेक्टर है उसको लिखना चाहिए था इनको, इसलिए 2 लिख दिए हैं, इसलिए यह गलत है। एंड एक सम रेगुलर हेक्सागन की केवल 4 सममित, अच्छा इसका तो मैं एग्जांपल आपको बता ही दिया, ये 4 नहीं होगा 6 होगा, इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन में आपको ये चारों जो विकल्प है उसकी व्याख्या करके बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। और लाइन ऑफ सिमेट्री में एक याद जरूर रखेंगे कि वृत्त के जितने डायमीटर होते हैं वो सभी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। रेगुलर पॉलीगन में जितने पॉलीगन की भुजाएं होंगी, जितने साइड्स होंगे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। एंगल के जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, और यह वही ये आपका रेगुलर हेक्सागन दिया है। तो इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन का मैं एग्जाम्पल ही बताया। तो यह प्रश्न में पहला आंसर आपका यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स है 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, x का वह मान जो समीकरण या को भी संतुष्ट करता है। तो यह x का वह मान तो आसान है। देखिए पहले x का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए और देखिए x का वैल्यू किस में रखने पर वो आ जा रहा है। तो थोड़ा सा ये मतलब टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना भी टाइम टेकिंग नहीं कि आप विद इन टाइम ना कर सकें।
तो ये देखिए 10x मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 10x प्लस 60 और फिर 8x प्लस 8x माइनस 24 और इक्वल टू 525x माइनस 20। तो ये मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 10x प्लस 60 और 8x माइनस 24 525x माइनस 20। तो 10x जो लाइक टर्म है उसको जोड़ दीजिए 18x और 60 में से 24 घटा देंगे तो ये हो गया 36 और यह 25x है और यह 20, तो 20 को इधर भेज दिए 36 और 20 हो गया और ये 18x को उधर ला दीजिए 25x माइनस 18x तो यह हो गया 7x और ये हो गया 56। तो x इक्वल टू हो गया 56/7 और ये हो गया 8। तो x बराबर 8। x बराबर क्या आ जाएगा 8। और x का वैल्यू आप इसमें से किस समीकरण को संतुष्ट करता है उसको देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ रखते हैं पहले में रखते हैं तो ये यहाँ रखेंगे तो 8 में से 5 गया 3 तरीके 9 और 8 यहाँ 8 दूना 16 17 ये इसमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 2x 8 3 11 दूना 22 लेफ्ट हैंड साइड आ गया 8 में से 5 गया 3 5 15 4 19 इसको भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 8 का वैल्यू यहाँ रखिए 8 में से 5 गया 3 3 5 15 लेफ्ट हैंड साइड 15 आ गया 8 में से 3 गया 5 और 5 दूना 10 5 15 यानी सी उत्तर सही होगा क्योंकि यह दिया है 5x माइनस 5 इजिकल टू 2x माइनस 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25 इजिकल टू 2x माइनस या 2x माइनस 6 प्लस 5 तो 5 अब यहां देखिए x के बराबर रखिए 8 5 ये हो गया 8 25 40 में से 25 गया और ये देखिए 15 यहाँ देखिए 2x तो 8 दूना 16 16 5 21 में 6 गया 15 तो 15 लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी यानी ये आपका सी विकल्प इसका सही होगा। ये आसान क्वेश्चन है आसानी से इसको क्वाड्रेटिक में चेंज भी नहीं हो रहा आसानी से आज भी आ भी जा रहा है। तो इसके बाद फिर अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y माइनस 13x माइनस 8a टू ऑब्टेन 11x माइनस 16y प्लस 7a यानी आपको ये कह रहा कि अगर 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए आप इसमें से क्या घटाएंगे। तो देखिए जैसे आपको कहा जाए कि 15 प्राप्त करने के लिए 20 में से क्या घटाएं 20 में से क्या घटाएं कि 15 मिल जाए 20 में से क्या घटाएं कि 15 मिल जाए। तो आप क्या क्या करेंगे 20 से आपको 15 में घटाना होगा बस इतने ध्यान दीजिए। तो आपको कह रहा है कि इसमें से जिसमें से घटाना है घटाना किसमें से है 5y माइनस 13x माइनस 8a और क्या मिलना है प्राप्त होना है उसको माइनस कर दीजिए 11x माइनस 16y और प्लस 7a इसको ब्रैकेट लगाइएगा माइनस से इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस 11x प्लस 16y और माइनस 7a अब इसी को सिंप्लीफाई कर दें आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 5y और 16y 21y विकल्प भी देखते रहिए किसमें सब है ये 21y 13x और माइनस 11 माइनस 24x हो गया और माइनस 8a माइनस 7a माइनस 15a अब विकल्प भी देखेंगे तो ये आप देखिए आंसर आ गया। तो ये आसानी से क्या घटाएं आप आंकिक मान लेकर जैसे 15 20 में से क्या घटाएं कि 15 मिल जाए तो 20 में से 15 घटा दीजिए। इसी प्रकार इसमें से जब ये घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 5y में ये इस व्यंजक में से क्या घटाएं कि ये मिल जाए। अब इसके बाद गणित के संदर्भ में देखिए अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए कौन सा कथन सही है
ये पूछ रहा है। तो ये ध्यान देंगे, नेगेटिव वाले को, नकारात्मक चीजों को आपको हटाना है, आदर्श आंसर इसको आपको मारना है। तो ये देखिए, पहला है गणित परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। बच्चों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, ये ध्यान दीजिए, कौन सही है पूछ रहा है। फिर कह रहा है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे गणित का ज्ञान, तो ये पहले ही काटिए आप, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है, ये निकृष्ट देखिए, ये भी निगेटिव से करके आता है। कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स, दे है पुअर, पुअर की बात कर रहा है, इसलिए भी ये निगेटिव दे रहा है, नकारात्मकता इसमें है। उन्हें विधिवत गणित सीखने में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह उनके काम नहीं आएंगे। देखिए, तीन तो एकदम इसलिए डिस्ट्रक्टर ही इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकता है, ए उत्तर ही होगा। अब इसके बाद कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखिए, फिर ये मैं बताया था आपको, एक्जियम अपगृहित प्रस्ताव हैं उन जिन्हें मान लिया जाता है। एक्जियम क्या होता है, हम आपको एक बार एक्जियम के बारे में बताया था, और एक इसके लिए आपको याद करना है। एक्जियम, एक्जियम माने होता है अपगृहितियां, अपगृहिता या ये अपगृहित, देखिए अपगृहित। अब इसके बाद एक्जियम्स आर स्पेशल थियरम्स, ठीक, अपगृहित परिभाषाएं हैं, एक्जियम्स आर डेफिनेशंस। फिर दिया है अपगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। यह ABCD 3 आपको दिया गया, इसमें उत्तर इसमें देना है आपको। ए में A एंड D दिया है, ओनली B, ओनली A एंड C। तो देखिए, पहले तो जाने कि एक्जियम क्या होता है। अगर एक्जियम का कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो दे सकता है कि एक्जियम वो क्या पढ़े हैं, एक्जियम का एग्जाम्पल, एक्जियम का एग्जाम्पल। तो एक्जियम जो है, आप एक्जियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप देखिए, क्लास 12 में मैथ में हम लोग जब हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें नेचुरल नंबर से संबंधित, नेचुरल नंबर से संबंधित पियानो का एक्जियम था। पियानो, पियानो इटली के एक मैथमेटिशियन थे, उनके एक्जियम थे, और उस एक्जियम्स को अगर किसी को याद है तो वह एक्जियम था, पहला क्या है, पहला एक्जियम क्या था, 1 एक प्राकृतिक संख्या है, 1 एक प्राकृतिक संख्या है, पहला एक्जियम। अब इसी से अर्थ निकाल ले सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा एक्जियम क्या था, दूसरा एक्जियम था कि तो 1 एक प्राकृतिक संख्या है, ये पहला एक्जियम था। दूसरा एक्जियम था 1 किसी का क्रमानुवाई नहीं है, 1 किसी का क्रमानुवाई नहीं है। तो इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं, क्रमानुवाई किसी प्राकृतिक संख्या का नहीं है। तो यह हर एक प्राकृतिक संख्या का क्रमानुवाई होता है, हर एक प्राकृतिक, इस तरीके से हर एक प्राकृतिक संख्या का क्रमानुवाई होता है। तो ये एक्जियम है। अब एक्जियम के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया है, तो देखिए, अब 1 एक प्राकृतिक संख्या है, यह हूबहू मान लिया जाता है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह थ्योरम नहीं होता है। तो यह क्या है, 1 एक प्राकृतिक संख्या है। तो अनप्रूवन ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, हूबहू मान लिया जाता है, उसको हम एक्जियम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्जियम कहते हैं। इस समय भी बहुत एक्जियम, तो अपगृहित विशेष पहला है, देखिए कह रहा है कि एक्जियम्स आर प्रोपोजिशन व्हिच अपगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है।
अब उसके बाद है, तो देखिए जो मैं बताया कि एक्जियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे हूबहू मान लिया जाता है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कह रहा तो ये देखिए ए इसमें बिल्कुल सही है। ये जो दिया है एक्जियम्स आर प्रोपोजिशंस व्हिच आर एज्यूम्ड, इसको मान लिया जाता है, हमको मानना ही मानना है कि 1 एक प्राकृतिक संख्या है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अवगृहित विशेष प्रमेय है, एकदम बिल्कुल गलत, यह प्रमेय होता है नहीं, क्योंकि जितने प्रमेय हैं उनको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो यह प्रमेय नहीं है, इसलिए बी गलत है बिल्कुल। सी क्या है, अवगृहित परिभाषाएं है, ये परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है, यह ऐसा स्टेटमेंट है, अनप्रूवन स्टेटमेंट, जिसको हम सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक्जियम कहते हैं। तो परिभाषा भी नहीं है और अवगृहित विशेष प्रमेय भी नहीं है। अवगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, ये भी बात नहीं है, प्रमेय बनता ही नहीं है, उसको केवल मान लेना है। वो जो एकदम मील का पत्थर, जो मतलब वो कहे एकदम उनको हूबहू मान लिया जाता है, वही एक्जियम है, इसको सिद्ध नहीं किया जाता है। अब आइए विकल्प में देखिए, केवल ए सही हो रहा है, ए सही वाला विकल्प आपका सी, ओनली ए। तो एक्जियम आप भूलिएगा मत, एक्जियम से देखिए कई बार ये प्रश्न आ रहे हैं एक्जियम से। एक्जियम क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हूबहू मान लिया जाता है, तो यह एक्जियम होता है। इसके बाद अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। एक बात समझिए कि विद्यार्थी गलती करते हैं, वो भी एक टीचिंग का पार्ट है, वो भी एक लर्निंग का पार्ट होता है, उसको आप निगेटिव में नहीं लेना है, एकदम सकारात्मक में लेंगे तो आप सही उत्तर देंगे। प्रकाश नहीं डालता है, क्योंकि क्या कह रहा, कौन सा कथन विद्यार्थियों ने गणित में की गई अशुद्धियां, ईरर्स, क्या दिया है इसमें देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्पोररी व्यू ऑफ स्टूडेंट, ईरर्स की बात, ईरर्स में जो आप पर प्रकाश नहीं डालता, इसको जरूर पढ़िएगा, प्राय लोग नहीं पढ़ते हैं, जबकि यह इसको पढ़कर ही इसको उत्तर निकाल सकते हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग, देखिए ये पार्ट तो लर्निंग होता ही है, दे आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग, एरर भी एक अधिगम का हिस्सा है, तो ये तो प्रकाश डाल ही रहा है। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, ये भी सकारात्मक बात की गई है इसमें। अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन, बिल्कुल यह एकदम गाइड करता है कि हम किस तरीके से प्लानिंग करें। बच्चे गलती करते हैं तो वह टीचर के लिए एक क्लू प्रदान करता है, जिससे वह फिर प्लानिंग करके अपना टीचिंग प्लान या लेसन प्लान तैयार करता है। द शुड बी ओवरलुक्ड, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए अब यह जो है आपका यही उत्तर सही होगा, ये आपको विकल्प जो है ये उत्तर आपका सही हो, डी इसका सही होगा, क्योंकि यह इग्नोर कर देना चाहिए एरर को, यह निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो इस तरीके से आपका इसका उत्तर सही होगा डी, और ए दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, एरर जो है पार्ट ऑफ, ये इस पर भी देखिए कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको हमेशा इसको पॉजिटिव में लेना है, और यह लर्निंग का पार्ट मानते हुए इसको उत्तर आप लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो देखिए ये सब तो बिल्कुल एकदम, देखिए मैथमेटिक्स इज ए टूल, गणित एक उपकरण है, कहा ही गया है। गणित एक मैथमेटिक्स एक प्रकार की कला है, ये भी कहा गया है मैथमेटिक्स एक प्रकार की कला है, मैथमेटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। तो गणित एक भाषा है, गणित एक लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज होता भी है, तो ये तीनों सही होना चाहिए। आइए देखिए विकल्प में पहले, उसके बाद देखते हैं एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। अब देखिए ए बी एंड सी, बी और सी नहीं, मैथमेटिक्स इज ए टूल, टूल होता ही है, ओनली ए
अच्छा, ए बी एंड सी, देखिए हाँ ये इसका उत्तर सी होगा, तीनों दिया गया ए बी एंड सी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए टूल, मैथमेटिक्स टूल भी है और गणित एक प्रकार की कला है और गणित एक भाषा है। इस तरीके से गणित एक भाषा भी है, गणित एक प्रकार की कला है और गणित, तीनों ये सही है। अब यह सिद्ध करने के लिए देखिए, यह भी प्रश्न दो, ये फिर इसके बाद पहले वाले में शायद था, देखिए ये भी फिर दोहरा रहा है, ये भी मैं बता रहा हूं। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है, यह उपपत्त निम्न विधि का उदाहरण है। तो इसके पहले में बताया था करड़ी में 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये अभी भी प्रश्न पूछा जाता है 10th क्लास में कि यह सिद्ध करिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्रूफ कैसे होता है, देखिए प्रूफ में पहले लाइन में लिखा जाता है कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब यहीं से आप इसका उत्तर दे देंगे एक परिमेय संख्या है। अब बाद में हम उसको गलत सिद्ध करते हैं, इस तरीके से कंट्राडिक्शन के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। अब आइए, तो यहाँ वही दिए हैं इस मेथड को, वो मेथड का डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि एक अध्यापक ये मानकर शुरू करता है कि एक परिमेय संख्या है। देखिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसी तरीके से अब लिखा जाएगा करड़ी में 2 तब अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद p बराबर √2q, इस तरीके से फिर दोनों का वर्ग कर दिया जाता है, p² 2q²। अब इसके बाद p का डिवीजर 2 मिल जाता है, फिर q का डिवीजर 2 मिल जाता है, इस तरीके से एक कॉमन डिवीजर 2 मिल जाता है। अंत में हम लिखते हैं कि यह सिद्ध करता है कि जो हम मानने थे कि परिमेय संख्या है वो गलत है। तो इसको अब इसमें देखिए, यह इसमें डिडक्शन, ये डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन में क्या होता है ये फिर बता दें आपको, निगमन विधि में क्या होता है, यह जो है निगमन विधि में आपको फ्रॉम जनरल, ये जो है आपका जनरल टू आपका एग्जाम्पल, मतलब थियरी से एग्जाम्पल के हो जाते हैं, जनरल टू आपका पर्टिकुलर लिख दीजिए, पर्टिकुलर ये, और मतलब पहले हम सिद्ध करते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, यानी सिद्धांत से एग्जाम्पल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, तो ये निगमन होता है। प्रतिवाद कंट्राडिक्शन, जो ये इसका उत्तर बी सही है, कंट्राडिक्शन के द्वारा हम प्रतिवाद के द्वारा, और वेरिफिकेशन और इंडक्शन में क्या है, पहले उदाहरण देते हैं तब हम सिद्धांत की ओर जाते हैं, पहले पर्टिकुलर टू जनरल और उसमें जनरल टू पर्टिकुलर। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। कंट्राडिक्शन का ये है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध किस विधि से किया जाता है, कंट्राडिक्शन के द्वारा, विरोधाभास के द्वारा हम इसको सिद्ध करते हैं। प्रतिवाद लिखा है, विरोधाभास भी चल सकता है, कंट्राडिक्शन। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है, मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो ये ध्यान दीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। आप विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसका और आगे पढ़ना पड़ेगा। आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए आकलन क्या कह रहा है, उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लिमिट इसमें लगा दिया है, लिमिट। अब इसके बाद है विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित करना चाहिए। देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं लिमिट की बात कर दिया है।
और यह ओनली पेपर पेंसिल आकलन का टेस्ट कभी नहीं हो सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ये तो डी तो बिल्कुल गलत है, और ये सब भी आपका कहीं ना कहीं सीमाओं के अंदर है। आपका उत्तर ये है होल्डिंग कन्वर्सेशन एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रेन कैन आल्सो हेल्पफुल इन असेसिंग द। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से आप करेंगे पढ़कर। इसको पढ़ने की ये नहीं कि इसकी तैयारी की आवश्यकता है, केवल आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन प्रश्नों के विकल्पों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यह सिद्ध, ये तो वही है इसके। अच्छा, दो, और ये अच्छा अच्छा, ये भी हो गया। हाँ, ये है 104। गणितीय अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये इसमें कमजोर होती हैं। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये जेंडर बायसनेस की बात कर रहा है, इसलिए इसको हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। ये जेंडर बायसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत है एकदम, बिल्कुल इसे उत्तर हम नहीं दे सकते हैं ऐसा। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, ये भी गलत है कि ये ऐसा नहीं है कि हम सबको गणित पढ़ा सकते हैं। अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, निकृष्ट की बात नकारात्मकता का बात किया, ये भी गलत है। और ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये उत्तर इसका सही होगा। तो ये आसानी से, ये प्रश्न आसान था। अब देखिए यह कह रहा है द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग in understanding the concept related to ratio and proportion was highlighted by। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। चलिए देखिए, यह आपका एग्जाम्पल दिया गया है। आप देखिए इसमें विवेचना, जो गणितीय विवेचना शब्द जो आया है, अनुपातिक विवेचन, तो ये कंसेप्ट का विवेचना, तो निश्चित रूप से इसको, इस भूमिका को उजागर, मतलब किस एज ग्रुप के बच्चे को हम अनुपातिक विवेचना पढ़ा सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से जीन पियाजे ने इसको बताया था। और यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है, और यह को इसके इसमें जो आता है कि गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना इसमें बच्चे कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डिस्कवरी मेथड कर सकते हैं, बच्चे साइंटिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच अपना सकते हैं। तो उसी में गणितीय विवेचना में यहाँ चूंकि एग्जाम्पल के तौर पर अनुपात और समानुपात, अनुपातिक विवेचना की भूमिका को उजागर किया था। तो ये जीन पियाजे इसका उत्तर होगा इसमें, क्योंकि यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के में स्थिति में विवेचना की बात की गई है। कंसेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग, ये आपका हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग की भी इसमें बात की गई है। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, ये शब्द मैं जब बताया हूं तो उसमें बताया भी हूं कि हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, जब रीजनिंग टाइप का आता है, इसमें लॉजिक का निर्माण, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की गई है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यही है, अमूर्त चीजों पे रीजनिंग तैयार कर सकता है, सोच सकता है। तो यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, और यह जीन पियाजे उत्तर होगा इसका। एक विद्यार्थी बीज गणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। अच्छा, देखिए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा। पक्षांतर, क्यों पक्षांतर आपको पक्षांतर किया जाता है?
यह समीकरण जब हम अलजेब्रा पढ़ाते हैं तो अलजेब्रा में यह भी पढ़ाया जाता है कि समीकरण को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया अगर अलजेब्रा कोई पढ़ाए तो इसमें स्थानांतर, अब बच्चा क्या कर रहा है, ट्रांसपोजिशन नहीं कर पा रहा है, जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है वह विद्यार्थी उस प्रश्नों को नहीं कर पा रहा है। उसके लिए कौन सा रिमेडियल टीचिंग में हम प्लान करेंगे, ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आप रिमेडियल टीचिंग में किस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि बच्चा इस ट्रांसपोजिशन को सीख जाए। तो जब भी देखिए बीज गणित पढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है समीकरण पढ़ाने के लिए तराजू का सिद्धांत। देखिए तराजू का सिद्धांत, तराजू का मतलब आप बीम बैलेंस समझिए, या बीम बैलेंस, बीम बैलेंस मतलब दोनों पलड़ा रहेगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू की बात नहीं की जा रही है, पलड़ा, पलड़ा में दोनों पलड़ों में लेकर पढ़ाएंगे, बात करेंगे। तो उसमें है कि अगर एक पलड़े में अगर छेड़छाड़ हम कर दिए तो उसी के अनुरूप दूसरे पलड़े में भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही बैलेंस, तभी यह सिद्धांत है, तराजू का सिद्धांत यही है। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे एक आप पलड़ा कर दिए, यहां पलड़ा कर दिए, अब इसमें जो छेड़छाड़ करेंगे तो इसके अनुरूप यहां भी करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को समझ में आ सकती है। तो वही बात इसमें पूछ रहा है, देख एकदम यही, इसी को देखिए यही प्रश्न उसमें पूछ रहा है और यही निराकरण है। और जब भी हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो इस चीज को हम तराजू बनवा कर रखे भी हैं, या तराजू बनवा कर, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यदि प्रश्न है कि मोहन कहता है कि यदि सोहन मुझे 10 काजू दे दे, 10 काजू दे दे, तो मेरे पास काजू की संख्या, मेरे पास काजू की संख्या 15 हो जाएगी। अब देखिए ये बीज गणित का प्रश्न है और समीकरण सिद्धांत पे इसको सॉल्व कराना है। तो अब इसमें मोहन कहता है कि सोहन मुझे 10 काजू दे दे, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि मोहन के पास मान लीजिए x काजू है और 10 काजू अगर मिल जाता है तो वह हो जाएगा आपका 15। अब देखिए x प्लस 10, यानी इस पलड़े पे x प्लस 10 और इस पलड़े पे 15, ये बराबर का सिद्धांत, ये बराबर का सिद्धांत है। देखिए तब 15 हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, अब एज ए टीचर जो रिमेडियल प्लानिंग करेंगे क्या कर, अब इसमें समझाएंगे कि अगर इस पलड़े में से, क्योंकि इधर केवल x होना चाहिए तभी x की वैल्यू आएगी, तो 10 हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पलड़े में देखिए हम इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से 10 इसमें निकाले हैं तो इसमें भी 10 हम निकालना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो सकता है। जब बराबर होगा तो देखिए 10 कट गया और x 15 में से 10 5। तो यह अल्टरनेटिव जब टीचर इसको बताएंगे अपने रिमेडियल प्लान करके, तब वो बार बार अभ्यास इससे कराएंगे, तब वो लड़का ट्रांसपोजिशन की बात तब समझेगा कि अच्छा ठीक है, यही 10 को जब हम इधर कर दें तो यह 15 माइनस 10 बराबर 5 होगा। तो इस तरीके से तब वो ट्रांसपोजिशन समझेगा। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इसमें कह रहा है कि शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न, बिल्कुल गलत। जब तक यह सिद्धांत आप नहीं बताएंगे, रिमेडियल प्लानिंग कर रहे हैं ना, बच्चे को ये समझ में तो आ ही नहीं रहा है, आप 10 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न दे दीजिए तब भी वो नहीं कर पाएगा, ये अभ्यास इस पर नहीं कर पाएगा। छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, बिल्कुल नहीं, इसको आसान भाषा में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए वही प्रश्न है, मोहन कहता है कि यदि सोहन मुझे 10 काजू दे दे तो मेरे पास काजू की संख्या 15 होगी। अब इसमें अभ्यास
आसान भाषा क्या हो सकता है? विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, यही समानता प्रत्यय का बीम बैलेंस के सिद्धांत की बात वो कर रहा है। बीम बैलेंस की सिद्धांत को जब बताएंगे हम, समानता प्रत्यय को बताएंगे, इक्वलिटी, देखिए कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को, ये बीम बैलेंस में ही है कि पलड़ा जब बच्चे जानते हैं कैसे वो तौलते हैं, सब चीज जानते हैं वो सब चीज, तो उससे जब हम बताएंगे तब वह ट्रांसपोजिशन का बात वो समझेगा। फिर अंत में जब हम इसको ट्रांसपोजिशन बताएंगे पक्षांतर विधि द्वारा कि हम 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये चीज समझाते हुए तब वो कह रहा है, वही देखिए एकदम वही दे दिया है ये प्रश्न, तो ये उत्तर इसका सी सही होगा, और तो अब देखने की आवश्यकता नहीं है। संख्याओं से स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, बिल्कुल खराब ये है, ये बाद में जब देंगे जब उसको पक्षांतर समझ में आ गया तब, वो ये चीज होना चाहिए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड होता है? तराजू विधि, जो बीम बैलेंस के सिद्धांत से जब हम इसको बताएंगे तब बच्चा उसको समझेगा। अब इसके बाद देखिए, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्न में से प्रोत्साहित करती है। अच्छा, अब ये देखिए अगला जो प्रश्न है, कंटेम्पोरेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागॉजी इनकरेजेज टीचर्स टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सब इसमें सही है, एक गलत होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलात्मक समझ से पहले कराना। ये देखिए, समस्याओं का परिकलन, इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। गलत, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे तब तक गणना करना एकदम बेकार होगा। जब तक कंसेप्ट आपको बताना ही पड़ेगा, तब उसका अनुरूप वो गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा या कंप्यूटेशन करेगा। तो अब और आगे पढ़ते हैं, तब ऐसे देखिए, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सीओ उत्पन्न करना जो समस्याओं को हल और अनुमान सत्यापन कर सके, ये करना चाहिए, प्रोत्साहित करता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि गणित अध्यापन की समसामयिक, ये आपको यह चीज जो है आपको करना है, ये टीचर को करना चाहिए, जबकि ये इसमें कह रहा है कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर देना है। उत्तर इसका देना है कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, और ये तो करना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव अर्थ में है, सकारात्मक में विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने की कौशल को विकसित करना, एकदम बिल्कुल सही। और सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को भी विकसित, एप्रोक्सीमेशन भी एक जो है, एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट, ये भी एक तरीका होता है बच्चों को, ये भी, जबकि हर देखिए एनसीईआरटी के हर बुक में अप्रॉक्सीमेशन की विधि दिया गया है। तो एक ये पहला जो है यही उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि इसको टीचर को अवॉइड करना चाहिए, ये टीचर को नहीं करना चाहिए। और वही कह रहा है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। भाषा भी कुछ ऐसा बनाया, केवल इसको छोड़कर मतलब ए को छोड़कर, और बी सी डी को आपको करना चाहिए, ये प्रोत्साहन, ये इनकरेज करना है इसको। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, और ये नहीं करना, इसलिए उत्तर ए सही है, इसमें ए विकल्प सही है। एक विद्यार्थी बीजगणित की, ये वो तो हो गया है ना, हाँ ये हो गया। ये प्रश्न है, अब देखिए, अब द वैल्यू ऑफ, ये तो ये आसान है, आपको बर्डमास के नियम से आप ये कर सकते हैं आराम से। तो पहला इसमें दिया है, देखिए प्रिंटिंग में, देखिए ये डिवीजन है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब -4 और डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रेकेट है, देखिए ये -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3, -3 माइनस -3, और फिर ब्रैकेट बनाया है, और -3
इंटू -7, आप लोग भी करिए इसको, देखिए बार्डमास के नियम से, और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद किया है, फिर +4 और फिर यहाँ ब्रैकेट बनाकर -48 अच्छा डिवाइडेड बाई 6 इज, देखिए इसी का अर्थ ये पूछ रहा है। तो ये बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। -4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, इसको तो सॉल्व हो गया, -3 देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ -3, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, -3 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21, और फिर -8 और इसके बाद +4 और फिर -48 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। तो यह आपका, अब इसके बाद फिर इसको -4, फिर ये -2 -3, अब यहाँ पर सॉल्व करिए, -2 में -3 का 6 हो गया, फिर -3 और 21 में से 8 गया, 21 में से 8 गया तो ये हो गया 13 हो गया, और +4 8 मैंने ये -32। अब इस तरीके से 6 और -39 अब प्लस ये हो जाएगा 30, 13 तिया 39 और -32, तो ये 45, 39 6 45 -32, तो यह आसानी से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 13 इसका आंसर होगा। और ये बार्डमास के नियम से पहले डिवीजन करना ब्रैकेट से, ब्रैकेट में अंदर सब करना है, और उसके बाद बार्डमास के नियम से, ये क्वेश्चन जरूर इसमें देता है। तो फिर इसके बाद हाँ, ये देखिए कह रहा कि द फ्रैक्शन 44/25, 33/38, 22/25, 24/29 आर रिटेन इन डिसेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप जानते ही हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर। तो ये डिसेंडिंग आर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले बड़े जो जो भिन्न जो बड़ा होगा उसको हम पहले रखेंगे। तो यहाँ देखिए 44/25 और सभी विकल्प में 49 दिया गया है, तो इसको आप बना लें, यह 49 होगा। ये क्या होगा, क्योंकि विकल्प यही पूछा है 49 का, तो ये बना लीजिएगा। 44/49 पढ़िए उसको, तो 44/49, 33/38, 22/25, 24/29। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जिसका आसानी से आप एलसीएम भी नहीं निकाल सकते हैं और आपको करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सबसे बढ़िया है कि जो अंतर आप देखिए पहले 49, देखिए 44/49 और आपका 33/38, 22/25 और 24/29। आप ध्यान दे रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर देखिए, इसमें भी कितना अंतर है 5 का, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कितना अंतर है 5 का, इसमें 3 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है। तो सबसे पहले जहां अंतर आपको कर रहा है, अंतर बराबर कर रहा है, तो उसको आपको सबसे इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी 44 और 49, देखिए 44 49, 33 38 और 24 29 में बड़ी संख्याएं क्या है 44 और 49 है, तो यह भिन्न बड़ा होता है, यह भिन्न, तो 44 49 और यह जो है आपका ग्रेटर देन, अब इसके बाद इससे बड़ा यह है 24 29 और ग्रेटर देन आपका, नहीं ये बड़ा है ना 33, तो 33, तो यह 33/38
और यह जो है आप आसानी से इसको इतना उत्तर तो आप दे ही सकते हैं। दिक्कत कहाँ होगा इसमें, अब इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि इसका अंतर 3 है। तो सबसे पहले इसको आसानी से हम निकाल भी सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। अब यहां पर आपको डेसिमल कन्वर्ट करना, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा आपका ये आया है और इसके बाद ये 24/29 और 33/38। तो देखिए यह अनुमान आप कर सकते हैं इसकी सहायता से, ये क्रम किसमें दिया हुआ है। देखिए ये क्रम इसमें नहीं दिया है, यह क्रम इसमें आपका 33, 24/29, हाँ ये सी और बी में दिया हुआ है। यह क्रम किसमें दिया हुआ, सी और बी में। तो यह तो सी सही होगा या तो बी सही होगा, क्योंकि यह जो है आप ध्यान दीजिएगा। अब एक इसको छोड़कर एक प्रश्न आपको मैं बता, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 और 99/100 में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा, 99/100। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंतर देखिए समान, अगर अंतर रहने पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ी संख्या का होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यह एक जनरल नियम आप एक आपको क्लू बता रहे हैं। और उसके बाद इसको आसानी से करने के लिए आपको अब 20, देखिए अब इसमें क्या है 44/49, इसमें भी है 44 ये है। अब इसके बाद इसमें क्या दिया है 22/25 और 33/38 इसमें दिया है। तो आपको क्या करेंगे, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 25 चौक देखिए 22 बटे, अरे डेसिमल में कर दीजिए, 22/25, तो 22 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 में 4 से, 88/100, तो यह 0.88 आ गया। क्या आ गया, 0.88। अब आप देखते जाइए किसमें आप 24/29 को भी आप इसी तरीके से करेंगे फ्रैक्शन में, 24/29 को। तो आप देखेंगे 24/29, तो आपका अंतर कितना है, यह 5 सबसे छोटा ही होगा, 22/25 तो 0.88 हो गया। अब 33/38 और इसको बस देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। तो 33/38 देखिए, अब 33 में 38 से भाग आपको देंगे तो यह होगा, अगर जीरो बढ़ाएंगे, अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ये बढ़ जाएगा 38। अब इसके बाद देखिए दशमलव, और यह हो जाएगा कितना जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 त्रिक 24, 6 30, 9 30 9 अट्ठे 72, हाँ 9 से 12 में ज्यादा हो जा रहा है, 8 से 8 अट्ठे 64, 8 त्रिक 24, 6 30। अब ये हो गया आपका 30 में से 4 गया आपका, ये हो गया 26। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका अगला अंक क्या आएगा। तो ये हो गया 7/56 और 7 त्रिक 21, तो 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है। देखिए 7/56 कर दीजिए और 21 26, 266, ये हो गया आपका 6 बार में। और ये कितना आ गया, 0.88 आ गया है। तो इसका मतलब कि 44/49 बरा, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 22/25, 22/25 और 33/38 यहाँ होना चाहिए, और 24/29 एकदम लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 का अंतर है तो निश्चित रूप से छोटा होगा सबसे। तो ये बी जो है विकल्प इसका ये है, ये आपका ऑर्डर सही है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बताए हैं ये क्लू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जहां एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है वहां डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस यदि इक्वल है तो इसमें बड़ी संख्याओं का जो अंश और हर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद निम्न कथनों में कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। पूर्णांकों का समुच्चय आप देखेंगे तो पूर्णांक में सभी होल नंबर आ जाते हैं 2 3 4, और इसी का निगेटिव भी आ जाता है -2 -3 -4। अब इसके बाद कौन कौन नियम देखिए, उसमें ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। डिवीजन इज कम्यूटेटिव, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो क्या पूछा, कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, ये शब्द पूछना, देखिए नहीं है, नो। तो डिवीजन इज कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखिएगा कि डिवीजन का मतलब कि अगर 4 में हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 भागा -2 ये बराबर नहीं हो सकता -2 भागा 4। तो डिवीजन इज कम्यूटेटिव, ये कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं पूछ रहा है। 1 इज द गुणात्मक तत्समक है, 1 क्या है, 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक उसे कहते हैं कि अगर किसी संख्या में हम उस एक से गुणा करें तो हमको वही संख्या मिलती है। तो ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सत्य है, ये क्या है, बिल्कुल सत्य। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब कि अगर हम चुन लेते हैं कि 4 और दूसरा चुन लीजिए -2, तो क्या 4 -2 बराबर होगा -2 - 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 में से -2 घटाएंगे तो यह 6 आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा, 6। और जबकि -2 में से 4 घटाएंगे तो ये -6 आएगा, बराबर नहीं, तो बराबर नहीं दिया भी है, इसलिए ये भी सत्य है। मल्टी गुणा साहचर्य होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव नियम क्या है कि ए बी सी 3 पूर्णांक हैं तो ए गुणे बी गुणे सी बराबर हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी। यानी अगर बी सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो यहां बी किसके साथ आ गया, ए के साथ। तो इस तरीके से ए जो है आपका बी ए के साथ और बी यहां सी के साथ है, तो यहाँ ए के साथ आ गया, यही साहचर्य नियम होता है। तो ये सत्य होता है, ये सत्य होता है आपका, यानी उत्तर आपका ये सही होगा, ए विकल्प जो है सही होगा इसका। अब देखिए इसमें कह रहा है कि HCF इसका निकालना है, तो HCF जो है आपका लोएस्ट डिग्री टर्म को ले लीजिएगा तो आराम इजिली आ जाएगा। देखिए x बराबर है 2 का 3 इंटू 3 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, y बराबर है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 और इंटू 7 का पावर 3, और z बराबर है 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2 और 7 का पावर 5। तो इसमें आप HCF निकालने के लिए HCF जो है इसका x, y एंड z, तो इसमें आप ले सकते हैं इसी का सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म। तो 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 4, तो 2 पावर 2। यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 2 ले लीजिए। और यहाँ पर 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 2 ले लीजिए। और यहाँ 7 का पावर 3, 7 का पावर 3, 7 का पावर, तो 7 का पावर 3 ले लीजिए। और इन दोनों में सब में आपका है सबका पावर 2 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 30 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3। तो ये उत्तर होगा आपका 30 का पावर 2 और 7 का पावर 3 डी। तो ये महत्तम समापवर्तक आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि पावर को जो है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को वो ले लिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से आज सबका पावर, क्योंकि x का पावर a इंटू वाई का पावर a इंटू जेड का पावर a हो, तो x y z का पावर क्या लिखा जाता है, a। यह इंडिसेज का नियम है, 2 3 6 25 का पावर 2 लिख देंगे और वही उत्तर इसमें दिया हुआ है।
अब कह रहा है कि 52272 का पावर पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब इंटू R4, जहां पी क्यू आर प्राइम नंबर्स है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका सबसे बढ़िया है प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें, या 72 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हुए तुरंत आसानी से कर सकते हैं। और यह फिर 2 से कटेगा, 13, और यह 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 पच्चे 10, आप लोग भी करिए इसमें। फिर 2 से करेंगे तो ये आराम से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, 2 7 जा, तो अब फिर ये 3 से कटना शुरू होगा। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ये देखिए 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, और 3 9 जा, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 3 के 9, 1 3 6 18, और 3 3 के 9, फिर 3 से कटेगा, और ये आसानी से 1 2 1, और फिर 11 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखिए ये आ गया आसानी से। तो आपका 2 का पावर आ गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 आ गया, 3 का पावर 3 आ गया, और 11 का पावर 2 आ गया। तो ये इसका मतलब P का पावर आपका यह दिया है कि किसका R4, तो R बराबर इसमें 2 होगा क्योंकि R का पावर 4 दिया है। Q का पावर क्यूब यानी आपका Q बराबर 3 होगा क्योंकि Q का पावर क्यूब दिया है, और P बराबर 11 होगा क्योंकि 11 का स्क्वायर दिया है। तो अभाज्य संख्या है, तो अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 2P प्लस Q माइनस R, तो 2 इंटू 11 प्लस Q 3 माइनस R 2, तो 22 3 25, 25 में से 2 गया 23, तो ये 23 उत्तर इसका आ रहा है। ध्यान ये कैलकुलेशन आसानी से करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ये आराम से देखिए किसका पावर क्यूब है, किसका पावर 4 है, किसका पावर, उस अनुसार हम इसमें पी क्यू आर की वैल्यू ले लेंगे और 2P प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए द 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट, देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। 1 2 4 x 5 8 y, यह जो है प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। 1 3 4 x 5 8 y से डिविजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये एक्स वाई का और किससे डिविजिबिलिटी देखना है आपको, 72 का। तो हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं, इसको इजिली इसको बना सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या, कैसे इसको होगा। तो ये देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। को प्राइम फैक्टर्स में अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 9। को प्राइम फैक्टर्स वे होते हैं जिनका कॉमन डिवीजर 1 होता है, 1 के अतिरिक्त कोई नहीं होता। तो 8 और 9 आ गया। अब 8 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है। 8 में क्या देखते हैं कि लास्ट थ्री डिजिट देखते हैं कि वह 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 8 y। तो आप देख रहे हैं कि यह 8 से डिविजिबल कब होगा, जब y का वैल्यू क्या होगा, रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 सत्ते 56, 2 इसमें आ गया। अब y के स्थान पे शून्य अगर रखते हैं तो 20 आएगा क्योंकि 8 सत्ते 56, रिमाइंडर 2 हो गया, और 2 के साथ y को जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो 20 आएगा। अगर 1 रखते हैं तो 21 आएगा, 22 रखते 2 रखते हैं तो 22 3 23 4 24। तो y का वैल्यू 4 होगा। y का वैल्यू क्या हो गया, 4। देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब y का वैल्यू अगर 4 हो गया, अब यहां y का वैल्यू हम 4 निकाल लिए तो 4 रख दिए। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल में है कि
संख्या जिन अंकों से बनी है उनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इसमें योग करिए, 4 3 7 1 8 5 13 8 21 4 25। देखिए याद, देखिए ध्यान से, 4 3 7 1 8 5 13 8 21 4 25 धन x। अब x का वैल्यू क्या होगा जो 9 से डिवाइड हो, यानी x का वैल्यू अगला जो होगा 27, 9 3 27, 9 इनका मल्टीपल होना चाहिए, तो x बराबर 3, x बराबर 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 4। अब x बराबर 3 और y बराबर 4, तो 2x प्लस y का वैल्यू पूछा है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो 3 दूना 6 4 10। तो दो तिहाई एक्स का वैल्यू कितना है, 2 तिहाई 6, और y का वैल्यू इसमें विकल्प में नहीं है, तो ध्यान दीजिए y का वैल्यू 5 8, क्योंकि x का वैल्यू 25, अच्छा x का वैल्यू 25 3 2 2, 25 3 27, x का वैल्यू ये 27 होना चाहिए, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू तो 2 दूना 4 और धन 4, तो ये 4 4 8 होना चाहिए, तो ये होगा उत्तर आपका 8। 2x प्लस वाई जो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 113 का हो 8। तो ये जो है, देखिए संतोष सर ने उत्तर दिया 2, ठीक है, x बराबर 2, तो वह 25 वो इसीलिए नहीं आ रहा था। देखिए x बराबर 7, तो ये जब देखिए ध्यान दीजिए, यह 72 से ये हमेशा पूछ रहा है। अब 72 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया जाएगा, आपको को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, 8 से देखना है, 9 से देखना है, और उसके बाद इसको करना है। तो 8 से अंतिम 3 अंकों को देखा जाता है, 9 से अंकों का योग देखा जाता है, इस तरीके से एक्स वाई का वैल्यू निकालकर हम इसको रख देते हैं। इसी टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। अब ये कह रहा है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, तो पाइथागोरियन ट्रिक तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 8 15 17 में कोई वो ही नहीं है, ये होता ही है। इसको चेक करें, 7 24 25, कुछ तो आपको याद होना चाहिए, तो 7 24 25 तो होता ही है, 8 15 17 होना ही होता ही है। आपको केवल देखना है ये, और इसमें देख लीजिए, नहीं तो याद देखिए 11 का वर्ग क्या होता है 121, और 60 का वर्ग 3600। अब आप देखिए, अब ध्यान दीजिए, 11 का वर्ग 121 और 3600, अब यहाँ 63 का वर्ग करेंगे तो पहला ही इकाई का अंक 9 आ जाएगा, और ये कभी जोड़कर ये 9 नहीं आएगा, यानी ये आपका उत्तर सही होगा। और यहाँ देखिए ये होगा, और ये 7 24 25 8 15 17 ये पैटर्न ट्रिपलेट होता ही है। इसको अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 13 का वर्ग 169, और 84 का वर्ग आप निकाल लीजिए, 4 चौको 16, 4 8 32 1 33, 8 चौको 32, 8 8 64, 3 6 3 2 5 7 3 10। अब इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर तो इसका निकल ही गया, 9 6 15 और 6 5 11 1 12 और 1 1 2, और ये 85 का वर्ग है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग लिख दीजिए, 8 में 1 जोड़ दीजिए, देखिए आ गया 72 25। तो ये दोनों है, आपका बी उत्तर सही होगा, क्योंकि ये 11 63 ये प्रथम दृष्टया आप देखेंगे 11 का वर्ग में 1 आएगा इकाई का अंक, 60 के वर्ग में इकाई का अंक 0 आएगा, और 0 और 1 आपका एक ही आएगा। 63 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आएगा, इसलिए यही हो ही नहीं सकता, इसमें समय भी कम लगेगा आपको तुरंत। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना, मान लीजिए वह x है, अब इसका संपूरक पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स, समपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इसी में रिलेशनशिप दिया है, देखिए जिसके संपूरक का माप
माप कोण के पूरक के माप के 4 गुने के बराबर, यानी इसका 4 गुना इसके बराबर, बस कर दीजिए। माना हुआ कोण x है, x का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट पूरक कोण 90 माइनस x, सम पूरक 180 माइनस x। प्रश्नानुसार जो कोट पूरक जो है उसका 4 गुना है सम पूरक, तो यहां देखिए 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस x, और फिर यह आ जाएगा 180, यह 180 इधर आया, 4x उधर गया, तो ये हो गया 3x, और 4x में इधर जाएगा तो ये प्लस 4x माइनस एक्स 3x, x बराबर 60, 60 अंश उत्तर आएगा। तो इसका देखिए 60 चेक भी कर सकते हैं, 60 का कोट पूरक 30, 60 का समपूरक 120, देखिए 30 का 4 गुना है ये 120, तो उत्तर भी आपका सही है। तो इस तरीके से ये आसानी से इसको कर सकते हैं। अब द एंगल्स इन डिग्री ऑफ ए ट्रायंगल आर x 3x plus 2 20 and 6x, द ट्रायंगल मस्ट बी। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में, हमको लगा ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, तो आप तीनों अंत कोणों का एक फल कितना होता है 180, तो पहला कोण x है, दूसरा कोण 3x plus 20 और चौथा कोण 6x है, अरे तीसरा कोण 6x है, तो ये हो गया 180। अब जो लाइक टर्म है उसको जोड़ दिए, 6 3 9 1 10x धन 20 बराबर 180 और 10x, फिर 20 उधर गया 160, तो x बराबर 16 डिग्री। अब इसके बाद आप देखिए कोणों का, अब कोण निकाल लीजिए, कौन कौन कोण होगा, तो पहला 16 डिग्री, दूसरा देखिए 16 3 48, 48 और 20 68 डिग्री, इसमें रखेंगे 16 छक्के 96, तो आप देख रहे हैं एक कोण 90 अंश से ज्यादा है, यह कोण क्या है 90 अंश से ज्यादा है। तो जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण है तो वह अधिक कोणीय त्रिभुज होता है। तो एकदम इसमें देखिए अधिक कोण त्रिभुज, यह सबसे आसान प्रश्न है। देखिए न्यून कोण के लिए तीनों अंतः कोण न्यून कोण होना आवश्यक है, जबकि अधिक कोणीय त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो जाए, क्योंकि एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो ही सकता है। और इसी तरीके से समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण हो सकता है। तो यहाँ एक बोलना है, न्यून कोण में तीनों न्यून कोण होना आवश्यक है, तीनों न्यून कोण होगा तभी वो न्यून कोणीय त्रिभुज कहा जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोणों के आधार पर वर्गीकरण ये है, तो यह समद्विबाहु हम भुजाओं के आधार पर यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी का केवल कोण दिया गया है। इसके बाद अब यहां देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ सी एफ एस, ये सब दिया, देखिए ये कांग्रुएंट की बात किया है। अब मैं आपको दोनों ये बताऊंगा, सिमिलर ट्रायंगल में आपको क्या देखना है और कांग्रुएंट में क्या देखना है। इसको इसके पहले वाला हो गया है 116 117, अच्छा ठीक है देखते हैं इसके। अब देखिए यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ट्रायंगल ए बी सी ध्यान दीजिए, ये बहुत कंसेप्ट में इसमें पूछ रहा, डी ई एफ, देखिए एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, देखिए बराबर है ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, और ए बी बराबर 2 ए सी, और बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। अब आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यह कांग्रुएंट का जो क्राइटेरिया होता है, कांग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया में पहला है एस एस एस, तीनों साइड, एक त्रिभुज के तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के अलग अलग इक्वल हैं, तो वो वे त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं। दूसरा है एक त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच के कोण
इक्वल है तो वह त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं। और तीसरा होता है ए एस ए। ए एस ए एक त्रिभुज के दो कोण और जिन पर वे दोनों कोण हैं वो साइड, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और जिस साइड पे वे दोनों कोण हैं वे इक्वल होते हैं तो वो कांग्रुएंट होते हैं। और चौथा जो क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया का नाम है राइट RHS। आर का मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस माने कर्ड, और एक साइड इक्वल हो तो वे त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं। यहां देख रहे हैं कि एक साइड ये और बीच का एंगल एक एस ए और एस, ये तीनों इक्वल दिया है। इसका मतलब कि ट्रायंगल कांग्रुएंट की बात ये किया है। जब कांग्रुएंट होता है तो अब ए बी बराबर, ए बी कितना दिया है 2x, जब कांग्रुएंट होगा और d बराबर 5x माइनस 4, अगर ये क्राइटेरिया लग जाता है तो लिखा जाता है बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर त्रिभुज के अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी और उस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये त्रिभुज, यानी इसका मतलब कि अब अगर ये, क्योंकि ये दे दिया क्राइटेरिया दे दिया, ये इसका मतलब हो गया कि ABC कांग्रुएंट, कांग्रुएंट का देखिए चिन्ह है, कांग्रुएंट DEF, तो ये बराबर है, ये कांग्रुएंट हो गया तो CPCT से आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर D, इसी तरीके से BC बराबर, ये तो दिया ही है, EF, और DF बराबर AC, और सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F जो दिया है, तो ये सब बराबर हो जाते हैं यदि कांग्रुएंट हो जाता है। कांग्रुएंट दे दिया है क्योंकि ये क्राइटेरिया आपका SAS दे दिया है, SAS से ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हुए तो CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स सभी इक्वल होंगे। यानी आपको बस लिख देना है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 4। ये सब तो अपने मन में आप कर लेंगे आराम से कि ये कांग्रुएंट है इसलिए दोनों बराबर हुए। 5x में से 2x निकल गया 3x और 4 इधर आ गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया तो x बराबर 1। तो किसका वैल्यू पूछा है, तो x का मान a d, इसका उत्तर क्या होगा d। लेकिन यह है कांग्रुएंट ट्रायंगल के क्राइटेरिया पे आधारित ये प्रश्न है, आसानी से इसको हम कर सकते हैं कि जो त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं वह सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं, ये याद रखेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज सेम साइज। और इसी में जो सिमिलर ट्रायंगल की बात होती है वो सेम केवल शेप देखा जाता है, माने ये त्रिभुज देखिए एक ऐसे बना दें और एकदम बराबर बनाएंगे, ये आकृति दोनों को ढक लेगी और ये केवल एक मिनिएचर लघु रूप हो सकता है या बड़ा रूप हो सकता है। तो यह सिमिलर और कांग्रुएंट में यह स्टेटमेंट यदि मिले कि सभी कांग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जबकि सभी सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होते हैं, तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। ये सब चीजें इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी पर आधारित आपको सिमेट्री भी मैंने बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री वह लाइन है जो तुरंत होल फिगर को, जो संपूर्ण आकृति को दो सर्वांगसम पार्ट में डिवाइड करती है। अब कह रहा किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान। तो देखिए यह जो है त्रिभुज के इनइक्वालिटी पर आधारित है। इनइक्वालिटी में दो थ्योरम है त्रिभुज के, आपका त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। यह इनइक्वालिटी पर आधारित और समानता पर आधारित यह दो थियरम है त्रिभुज में, और उसी पर देखिए ये प्रश्न दे दिया है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा का आपको क्या करना, देखिए तीसरी भुजा हालांकि दिया है पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पूछा है। पेरीमीटर है ये पी, पेरीमीटर पी क्या है, परिमाप। तो परिमाप का अधिकतम और, तो इसमें अब दोनों भुजाओं का योग करिए, 10 धन 5 15। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी तीसरी भुजा का जो मैक्सिमम लिमिट है वह क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका 15 याद रखिए। और तीसरी भुजा फिर देखिए, और न्यूनतम क्या होगा, दोनों भुजाओं का अंतर, तो 10 और 5 का अंतर क्या हो गया, 5। तीसरी भुजा से दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, अगर यानी 5 से वो बड़ा होगा। यानी आपका अगर पूर्णांक में सब दिया है तो ये 6 हो जाएगा, और तीसरी भुजा से ये आपका दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से अगर 15 है तो 15 से कम रहेगा, तभी तो आप कर सकते हैं तीसरी भुजा से। अब आइए परिमाप आप निकालिए, परिमाप अगर 5 धन 10, अगर अधिकतम आपको लेना है तो 14 ले लीजिए, ये अधिकतम वैल्यू हो गया। न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, 5 धन 10 और धन 5 से थोड़ा सा बड़ा, यानी अगला पूर्णांक 6 होगा। तो 10 6 16 5 21 हो गया, और 15 14 ये 29। अब आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आया वो 29 और 21। तो यह जो है पी के न्यूनतम अधिकतम संभव मान, तो ये हो गया आपका 21 और 29। ये आपका उत्तर बी सही है। फिर एक बार मैं बता दूं आपको कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योग 15 आ रहा है, तीसरी भुजा जस्ट इससे एक कम कर दीजिए, इंटीजर में 14, ठीक है। फिर तीसरे दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो दो भुजाओं का अंतर निकालेंगे, 10 में से 5, अब 5 से थोड़ा सा बड़ा, मैंने उससे एक बढ़ा दीजिए तो 6, यानी संभावित मान जो है मैक्सिमम वैल्यू 14 और न्यूनतम वैल्यू 6, इन तीनों को जोड़ के मैक्सिमम परिमाप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम परिमाप, यानी 10 5 15 14 29 हो गया, और 5 10 15 6 21, क्योंकि वो पूछा है ये परिमाप, पी परिमाप पूछा है। तो इस तरीके से यह बहुत, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, इस पर आधारित यह प्रश्न है और ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद अच्छा, ये देखिए दिया है, माना कि आंकड़े 13 8 15 14 17 14 ये का मध्यांक, अच्छा माध्यिका है ना, हाँ माध्यिका x है। यदि 8 के स्थान पे 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यिका y हो जाता है, तो x तथा y के मानों का योग क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए, बीज गणित का भी ज्ञान चाहिए उसको, हर समय बीज गणित कर रहा है और ये स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके के माध्यिका को निकालना है तो पहले क्या करेंगे, अंकों को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। मतलब सबसे पहले माध्यिका को निकालने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए इसको लिख रहे हैं। तो देखिए यह 13 8 15 14 17 9 16 इस तरीके से है,
सबसे छोटा अंक जो क्या है 8, सबसे छोटा अंक 8, उसके बाद 9 और उसके बाद क्या है आपका 13, उसके बाद है 14, 14 के बाद 15 भी है, 13 2 बार है तो 13 हो गया। फिर इसके ध्यान से 14 भी देखिए, 14 1 2 3 और 4, तो 14 4 बार है। यह 14 4 बार है और उसके बाद है 15, 15 भी आपको देखिए 1 2 और 3, 3 बार 15 है। तो इस तरीके से आपका माध्यिका 15 3 बार है। इसके बाद है आपका 16, 16 2 बार है, तो 16 और अंत में आपका 17 है, 17 भी आपका 2 बार है, देखिए 2 बार, ये ध्यान रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखना मत भूलिएगा। 17। अब इसके बाद है, अब यहां पर देखिए पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अंक है जो लिख दिया गया आपको असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये कह रहा देखिए यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यिका y हो जाता है। और इसका अब पहले इसका निकाल लीजिए, इसका x का वैल्यू, x जो है मीडियन इसका बता रहा है, तो इसका मीडियन आप, तो यह आंकड़ों की संख्या कितनी है 15। अभी देखिए गिना गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, तो 15 है, तो 15 क्या है आड है कि इवन है, तो 15 देखिए आड है, तो 15 प्लस 1, आड के स्थिति में n प्लस 1/2th टर्म, देखिए ये लिखिएगा 2th टर्म, मतलब 15 1 16/2 8वां पद क्या होगा 8वां पद, 8 उत्तर नहीं 8वां पद उत्तर होगा, कई 8 कर देते हैं लोग, तो 8वां पद। अब यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उत्तर x का वैल्यू आ गया 14, x का वैल्यू क्या आ गया 14। अब इसके बाद कह रहा है कि देखिए यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 के स्थान पे 18, तो 8 का प्लेस यहां से हट के कहां जाएगा 18 यहां, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, तब माध्यिका y हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो माध्यिका टर्म तो 8वां ही आएगा, क्योंकि 8 के स्थान पे 18 हुआ है, 8 को अब नहीं गिनेंगे, अब यहां से हम गिनेंगे, तो देखिए अब 8वां टर्म क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 15, क्या आ जा रहा है 15, 8वां टर्म क्या आ जा रहा है इसमें 15 आ जा रहा है, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। अब पूछ रहा है x तथा y के मानों का योग क्या होगा, तो दोनों का योग कर दीजिए 29, तो ये माध्यिका का है। माध्यिका जो है आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में बताया गया है मीन, मीडियन और मोड, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, ये मध्यमान माध्यिका और बहुलक, और इसमें दे देता है कभी कभी रेंज, तो रेंज जो है यह इसकी माप नहीं है, ये आपका डिस्पर्सन का मेजरमेंट है, डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है, ये विक्षेपण की मापें हैं, जबकि ये क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब इन तीनों में कौन डिफरेंस है मीडियन, क्योंकि मीडियन जो है ये आपका किस श्रेणी का है, जैसे इसमें मध्य टर्म बताता है, ये मीडियन ऐसा है कि सभी पदों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसी का जो इसकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं क्या हैं क्वार्टाइल हैं, डेसाइल हैं, परसेंटाइल हैं, तो ये उस श्रेणी में भी हो जाता है, इसलिए मीन मीडियन मोड में सबसे अंतर आपका मीडियन है, मतलब अगर डिफरेंट पूछे तो, और मीन मीडियन मोड और रेंज में दे देगा तो रेंज जो है आप मानेंगे, क्योंकि ये मेजरमेंट डिस्पर्सन का है
और ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है तीनों। तो यह मीन मीडियन में, और इसमें वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3, देखिए ये याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इजिकल टू मोड, इजिकल टू मोड। तीनों में ये अंतर होता है, तीनों में रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मीडियन जो है पोजीशन को बताता है। मीडियन क्या बताता है, पोजीशन को। जैसे मीडियन जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसी तरीके से चतुर्थांक आता है, चतुर्थांश क्वार्टाइल वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरीके से दशांक आता है, दशांश तो वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और आजकल देखिए परसेंटाइल बहुत चला है, तो परसेंटाइल क्या होता है, जो पूरे डाटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू 29। अब किसी थैले में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। देखिए ये याद रखना, नहीं, देखिए शब्द दिया, लाल रंग की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, लाल रंग की नहीं है तो आसानी है, 3 2 5 5 10, टोटल आपकी गेंदें कितनी है, 10। 3 2 5 5 10, और इसमें से लाल रंग नहीं होना है, तब भी आपका उत्तर वही आएगा। चलिए अगर लाल रंग की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 5/10 लिखते हैं। और चूंकि वह दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। या 1/2 लाल रंग होने की प्रोबेबिलिटी या लाल रंग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 में से भी घटा सकते हैं, या नीला और सफेद जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 आएगा लाल रंग न होने की प्रोबेबिलिटी, और नीला सफेद जोड़ कर निकालेंगे तो 3 धन 2 वो आ जाएगा बटे 10। देखिए वो भी 5/10 ही आ रहा है। तो इस तरीके से इसका उत्तर 1/2 ही होगा, ये 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन आज का रहा, ये 2019 का। तो ये प्रश्न ठीक दिया था इसमें। और इसके बाद जब देखिए समय मिलता है तो फिर आपको अब एग्जाम 7 या 8 को है, तो देखिए अभी समय मिलता है तो फिर एक सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं डाली मत, एक क्वेश्चन उसमें